नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, देश की राजनीति। और देश की राजनीति क्या, देश की दोनों पार्टियों की बात करेंगे। दोनों पार्टियां मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन पहले बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं रुक नहीं रही और हमारी संसद में उस पर चर्चा नहीं हो पाई। थोड़ा सा पीड़ा भी देता है, दुख भी देता है। हालांकि ये भी दुख देता है कि जो लोग सीए के खिलाफ देश के हर हिस्से में शाहीन बाग बनाने के लिए शाहीन बाग की दादियों नानियों के चरणों में नतमस्तक थे, हिंदू की हत्या उन्हें परेशान नहीं करती, दुखी नहीं करती। टीवी की डिबेट में वो कहते हैं भारत की सेना हमला कर देती। वो बताते हैं कि बांग्लादेश को कैसे इंदिरा गांधी ने बना दिया था। वो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उसकी बात भी नहीं करते कि वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के एक हिस्से को फाड़ के दो कर दिया। इसको समझना चाहिए, हर व्यक्ति को जानता सब कोई है कि बांग्लादेश दूसरी तरफ है, पाकिस्तान दूसरी तरफ है। और बांग्लादेश भले भारत से निकलकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश हुआ, लेकिन अब वो एक संप्रभु राष्ट्र है। हम उस पर हमला थोड़ी नहीं कर देंगे। और एक जो ये भी सुझाव दिया जाता है कि बॉर्डर खोल दीजिए और सब आ जाएं, तो कौन कौन आएगा इसका अनुमान है क्या? वैसे ही करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। हर राज्य में लाखों फॉर्म नहीं मिल रहे हैं एसआईआर में, उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन दीपू चंद्रदास से लेकर अमृत मंडल से लेकर जिस तरह से 22 दिनों में 12 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई, विदेश मंत्रालय को भी खुलकर कहना पड़ा कि 3000 से अधिक ऐसे मामले हुए। और सवाल यह है कि क्या हमारे बगल में एक और पाकिस्तान, या कहें कि पाकिस्तान से भी बदतर एक हिस्सा तैयार होने जा रहा है क्या? असली सवाल यही है। दरअसल हर्षवर्धन, जब इस मुद्दे पर बात करो तो शब्द आने से पहले यहाँ पर कुछ टीस उठती है, दर्द उठता है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इसलिए क्योंकि जिन लोग को गाजा में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जिनको गाजा का दर्द दिखाई पड़ रहा था, जो फ़लस्तीन का बैग लेकर लोग घूम रहे थे संसद में, उनको एक पड़ोस का राज्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। इंदिरा जी ने बनवा दिया था, मान लिया इंदिरा जी ने बनवा लिया था। मैं उस परिप्रेक्ष्य, उन परिघटनाओं के विस्तार में नहीं जानना चाहता, लेकिन चलिए, गांधी ने बनवा दिया था, तो क्या आज के गांधियों को उनमें कुछ दुख है? उस बांग्लादेश में जिस तरीके से शिनाख्त करके मारा जा रहा है लोगों को, जिस तरीके से जलाया जा रहा है, और मरने के बाद भी शव के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, उसको लेकर कुछ दर्द उठता है। कहीं से कोई आवाज उठती है। संसद के अंदर जय फलस्तीन का नारा लगाने वाले लोगों को क्या दिखाई पड़ता है? और प्रश्न यह है, हमारी बिरादरी में छुपे हुए कुछ रंगे सियार जो हर चीज में हुआ हुआ करते रहते हैं, क्या उनको ये जलती लाशें और बहता खून बांग्लादेश की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है? उस पर क्या उनके मुंह पे किस तरीके से दही जम गया है, ये क्या लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है? लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, इस पूरी परिस्थिति में हिंदुओं के जो तमाम संगठन हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उस देश की सरकार है। वो सरकार कोई किसी एक मजहब या एक कौम की सरकार नहीं हो सकती है, लेकिन उन संगठनों की तरफ से क्या उस तरीके से आवाज उठाई जा पा रही है? एक देश के अंदर दूसरे देश में जो कुछ हो रहा है उस पर बातें जरूर हो रही, लेकिन क्या वो काफी है? वो काफी तब तक नहीं हो सकता जब तक देश एक सुर में बात ना करे, जब तक सब लोग मिलकर इस तरीके की जो जघन्य घटनाएं हो रही हैं उसका संज्ञान ना लें। मुझे लगता है कि जब हर्षवर्धन ये बात कर रहे हैं और राजकिशोर भी जब आपसे ये बात कर रहे हैं, तो हम सबको ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से चीजें जब बदलती हैं तो उसके नतीजे कितने भयावह होते हैं, और उस पर यह आपराधिक चुप्पी, इन लोगों को क्या माफ किया जा सकता है? हर्षवर्धन, नहीं, चुप्पी नहीं है राजशोर। मुझे लगता है कि ये अच्छा आपने जहां ले आया। आप जरा सोचिए ना, यही लोग थे जो कहते थे मुसलमान महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा, मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, इनको वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, इनको कैंप में डाल दिया जाएगा, इनके सारे अधिकार रद्द हो जाए। यही लोग तो बताते थे मुसलमानों को। दुनिया भर में भारत की छवि खराब किया। भारत में मुसलमान एक तो माइनॉरिटी नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। मुसलमान मजे से है, मुसलमान के अधिकार है, मुसलमान हर जगह पर है। और लेकिन ना, ये कहते थे कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसी का दुरुपयोग होता है। दूसरी जगह कहा जाता है कि देखिए भारत में भी तो ये स्थिति होती है, अल्पसंख्यकों को लेकर भारत जिस तरह से करता है। और सोचिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री वो चर्च में जाता है, क्रिसमस में शामिल होता है,
और क्या होता है, कुछ जगह कुछ हुड़दंगे, कुछ लोग कुछ तोड़फोड़ कर देते हैं, तो उसको तुलना की जाने लगती है कि यही स्थिति है। ये वाला जो वर्ग है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो फ्रॉड सेकुलर वर्ग है ना, ये जमात ज्यादा खतरनाक है। ये उस जमात से कम खतरनाक नहीं जो जमात बांग्लादेश में हिंदुओं की जान के पीछे पड़ी हुई, ये उस जमात से भी कम खतरनाक नहीं जो भारत में इसी तरह का काम करती रहती। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के मुसलमानों की जान पिछले कुछ समय में बेहतर हुआ है, जीवन जान बची है। कश्मीर से लेकर देश के हर हिस्से तक जो दंगे होते थे वो दंगे होना बंद हो गए। 2014 के पहले दंगों की लाइन थी, 2013 मुजफ्फरनगर से पहले याद कीजिए, एक लाइन से आपको दंगे की सूची दिखती, सैकड़ों सैकड़ों लोग मारे जाते थे। कश्मीर में हमेशा मुसलमान बच्चा आतंकवादी बनने की राह पर, उसके लिए एकदम उर्वर जमीन थी, वो सब खत्म हो गया। लेकिन ना, इन्हें तो मुसलमान को डरा कर रखना है। और दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमान जाए उसको पता होना चाहिए, उसको एहसास भी है कि भारत से अच्छी जगह नहीं है। जिस बांग्लादेश में हम हिंदुओं की हत्या की बात कर रहे हैं, उनकी घर की बेटियों की इज्जत की बात कर रहे हैं, जो वहीं पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े हुए मुसलमान जो हैं, उनकी भी जान नहीं बच रही। कट्टरपंथी ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी, उनकी प्रतिमा पर पेशाब कर दिया, बांग्ला संगीत, बांग्ला कला, बांग्ला साहित्य सबको उजाड़ कर फेंक दिया। जो लोग जरा सा भी थोड़ा अलग हैं उनको खत्म करने की कोशिश की, शरिया लागू करना चाहते हैं, ये ISIS के झंडे लहरा रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता। लेकिन भारत में एक वर्ग है जो कहता है कि हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम से करता है, एक वर्ग है जो सनातन को समाप्त कर देना चाहता है। ये राजनीति वही है। और देखिए, ये सही है कि और कड़ा विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था, लेकिन बंगाल से लेकर दिल्ली से लेकर देश के हर हिस्से में संघ भाजपा से जुड़े लोग ही प्रदर्शन करने गए, दूसरी पार्टियों के लोग क्यों नहीं गए? बिल्कुल, जो लोग यही CAA पर हर्षवर्धन मैं कह रहा था कि ये पूरे देश की आवाज होनी चाहिए थी, बिल्कुल, ये पार्टी तक सीमित नहीं होना चाहिए था, और इसीलिए शायद इसका ये प्रभाव नहीं। बस मैं ये कह रहा नहीं, था। आपने जो कहा ना उसको और अच्छे समझिए। जो राजकिशोर कह रहे हो शशि थरूर के शब्दों में कहता हूं, जब आप प्रधानमंत्री हार गया ये कहते हैं तो आप देश की हार का जश्न मना रहे होते हैं। अब आप देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं या नहीं, तय कीजिए, ये चिंता की बात है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त देश को जरा सोचना चाहिए। एक राजनीति है जो हिंदू मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर खड़ा है। दूसरा वर्ग वो है जो इस देश में बाहर के हिंदू या दूसरे अल्पसंख्यक आने वाले थे अत्याचार की वजह से, तो उनके खिलाफ खड़ा था। ये राजनीति दोनों समझिए, शाहीन बाग समझिए, दिल्ली के दंगे समझिए, और ऐसे समय पर ये बात और ठीक से समझने की होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति को समझने का एक पैमाना भी है। भारत सरकार दबाव बना रही, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा, हम कहेंगे, और मैं तो कहता हूं UN में रेजोल्यूशन लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल, वहां अल्पसंख्यकों की पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब इससे आगे जरा देश की राजनीति पर आ ही गए हैं, हमने वो चेहरे पर शर्मा दिए, तो जरा बात कर लेते हैं दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया है जिसमें संघ के संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन, और उसकी बात करते हुए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी फिर नितिन नवीन को बना दिया है, हालांकि अभी नितिन नवीन ने न कुछ ऐसा किया है, न कोई कमाल का उनका व्यक्तित्व रहा है, वो आगे पता चलेगा, अभी तो सिर्फ समझ रहे हैं, अभी लंबा समय लगेगा, कार्यकारी अध्यक्ष। लेकिन नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के चरणों में है, पीछे प्रमोद महाजन बैठे हैं, और स्वर्गीय प्रमोद महाजन, और नरेंद्र मोदी आज देखिए मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। दिग्विजय सिंह इसको इंगित कर रहे हैं। अब वैसे तो ये टिप्पणी सीधे सीधे कहें तो यही है जो उन्होंने लिखा भी है कि भाई वहां तो नीचे से आदमी उठ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या कांग्रेस में यह साहस है? नंबर 1। और नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कार्यकर्ता को फिर से उठाकर अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया है नितिन नवीन, क्या उसके आगे सचमुच बदलने का साहस है, या ये साहस बस वहीं तक कि एक प्रतीक के तौर पर 45 साल का नौजवान वहां पहुंच जाए? देखिए हर्षवर्धन, बांग्लादेश से सीधे आप देश की राजनीति में आए, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो राजनीतिक अंतर है, और जो राजनीतिक जो मतभेद नहीं बल्कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है, वो किस तरीके से आगे काम करती है और क्या स्वरूप ले रही है, उस पर जरूर चर्चा करेंगे। दिग्विजय सिंह, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर सबसे तीखी टिप्पणी करने वाले और अपने आप को मुस्लिम परस्त दिखाने के लिए हिंदू विरोधी होने का तमगा पहनने को भी वो तैयार रहते हैं। लेकिन जब दिग्विजय सिंह जैसा शख्स, जो एक समय में राहुल गांधी का, हर्षवर्धन आपको याद होगा, गुरु बैरम खान उनका कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह उनके बैरम खान हैं, जब वो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस में क्या ये प्रक्रिया हो सकती है, तो आप हताशा, जो फ्रस्ट्रेशन है, या जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं उसको समझा सकता। और ये G22 ग्रुप नहीं था, 23, हाँ, G23 ग्रुप नहीं था, ये
ये उनकी तरफ से बात उठाई जा रही है। अब दिग्विजय सिंह की जो शैली है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने तो सरकाज मारा था कि कोई आदमी नीचे बैठा हुआ था और वो वहां तक पहुंच गया। अगर उन्होंने सरकाज मारा था तो भी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। ये दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो कहां से कहां तक पहुंच सकता है, यानी फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है और अर्श से फर्श तक भी पहुंच सकता है। अब नरेंद्र मोदी, फिर अभी नितिन नवीन का भी आपने नाम लिया, दोनों में सिर्फ एक समानता है कि दोनों का नाम जो है एन अल्फाबेट से शुरू होता है, इसके अलावा और कोई समानता है नहीं हर्षवर्धन। पहली बात, नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता थे, तमाम विषय जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उठाता था, संगठन मंत्री रहे, गुजरात में भी रहे, देश के भी संगठन मंत्री रहे, और जब कश्मीर की जब मुरली मनोहर जोशी यात्रा निकालते हैं तो उसमें वो सारथी भी होते हैं, उसके वो वहां पर ध्वजवाहक होते हैं, वो वहां पर लाल चौक पर भाषण करने वाले लोगों में से एक होते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद जब भी कोई बड़े फैसले हुए, जब कोई बड़ा आंदोलन चला है, जब भी संगठनात्मक प्रक्रिया चली, उसमें नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जिस समय उनको भेजा गया था गुजरात में, वो जो अक्सर वो किस्सा सुनाते हैं कि वो किसी मरघट में थे, किसी अंतिम संस्कार में गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको फोन करके कहा था कि वहां पर जाना है। वहां पर वो गए, उनके जाते ही सबसे पहले वहां पर कच्छ और भुज का भूकंप आ जाता है, गोधरा के दंगे आ जाते हैं। ये दो सबसे बड़ी त्रासदी, एक सांप्रदायिक स्तर पर जिसका पूरी दुनिया भर में जिस तरीके से ढोल पीटा गया, ये उसी घृणित घोर पापी जमात की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने जानबूझकर उस मुद्दे को इतना बड़ा और अपने एक दृष्टिकोण से दिखाया। उन सब परिस्थितियों में भी नरेंद्र मोदी निखर कर निकलते हैं और कुंदन की तरह तप कर निकलते हैं। जो उन्होंने रण में और कच्छ में करके दिखाया है वो चमत्कार है। जाकर देखिए कितने विदेशी वहां पर जा रहे हैं, जहां पर लोग नीचे दब कर कराह रहे थे, पता नहीं कितनी जिंदगियां दफन हो गई थी, वहां पर नमक कैसे वहां पर चांदी की तरह उभरा है और उसको पूरा पर्यटन स्थल बना दिया। हथकरघा उद्योग किस तरीके से फला फूला, और वो अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। कच्छ का रण आप जाकर जरूर देखिए उसको। तो वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी उसके बाद मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक आते हैं। अब आपने इसके साथ में नितिन नवीन को भी जोड़ दिया। मुझे लगता है कि ये तुलना जो है करना अभी कम से कम जल्दबाजी हो सकता है। हम लोग मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये साहस तो दिखाया कि 45 साल के नितिन नवीन को कायस्थ हैं तो कास्ट न्यूट्रल हो गए। लेकिन उससे आगे की ही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उससे आगे किस तरह का बदलाव आप देखते हैं, और विशेष करके देखिए संगठन में बदलाव होगा, सरकार में भी बदलाव होगा। जाहिर है जब 45 साल का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि 60 साल वाले उसके महासचिव होंगे, 60 साल वाले उसके उपाध्यक्ष होंगे, 60 साल वाले सचिव होंगे, तो ये पूरी टीम बदलेगी। तो 45 से 55 अगर वही वाला पैमाना रहेगा तो फिर तो पूरी टीम बदलने की होगी ना, क्योंकि जो एक तरह से कहें जो अभी सबसे ताकतवर जनरल सेक्रेटरी हैं सुनील बंसल और विनोद तावड़े, तो क्या उनके अलावा और लोग हटेंगे? उपाध्यक्ष में भी जो एक आयु सीमा पार कर गए हैं वो हटेंगे? क्या पूरी तरह से आपको लग रहा है कि ये जो कमेटी बनेगी उसमें कोई भी व्यक्ति 55 से ऊपर का नहीं होगा और राज्यों का प्रतिनिधित्व तो विशेष तौर पर होगा? तो हर्षवर्धन, न्याय तो तभी होगा जब उनको टीम भी उसी तरीके से नई ही दी जाए। लेकिन एक तर्क ये हो सकता है कि अध्यक्ष नया है तो कुछ अनुभवी लोग उनकी टीम में हो, तो हो सकता है कि वो लोग हों, लेकिन वाकई टीम की दशा दिशा नए चेहरे तय करेंगे। किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है वो उससे तय होगा, और अभी तक इसका भी कोई अंदाजा देखिए लग नहीं पा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। और मैं एक बात तो देखिए कहूंगा, इसमें अंदाजा कैसे लगेगा? मतलब किसी राज्य में 2 बार का मंत्री है और अचानक उसको आप लेके आए जो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर किसी भूमिका में नहीं रहा, तो इसमें कौन अंदाजा लगा लेगा? ये तो कोई बात ही नहीं, आप उठा के किसी को बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नितिन नवीन का अपना एक करियर है, ठीक है, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, फिर मंत्री, विधायक, सब ठीक है। लेकिन ऐसे तो आप देश में सैकड़ों लोगों का नाम हो सकता है, किसी को उठा के बना दीजिए। तो ये कोई मतलब इसको मैं बहुत पॉइंट नहीं देता हूँ जो बार बार कहा जाता है कि मीडिया अनुमान ही नहीं लगा पाया, सूत्र फिर फेल हो गए। भाई सूत्र वगैरह या कुछ भी कैसे लगता है अनुमान? वो कोई ज्योतिषी थोड़ी ना है मीडिया वाले। वो तो तब होता है जब चर्चा होती है, जब 10 लोग बात करते हैं, उनमें से कोई कहता है अच्छा इनके नाम की चर्चा हो रही है, इनका प्लस है, इनका माइनस है, तो उस तरह से पता चलता है ना, वरना कहां से पता चले? तो इसको मैं बहुत पॉइंट नहीं देता हूं। नहीं, पॉइंट मतलब देना भी नहीं चाहिए हर्षवर्धन, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसका एक सबसे बड़ा मतलब यह है कि जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात होती है क्या वो हुई यहां पर?
क्योंकि जो मंथन, चर्चा, चिंतन की जो बात होती है वो होती, क्योंकि ज्यादातर लोग सरप्राइज थे। मुझे लगता नहीं कि 2 या 3 लोग को छोड़ के किसी को पता होगा जानकारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ मीडिया को झुठलाने के लिए तो नरेंद्र मोदी वहां बैठे नहीं हुए हैं। उनकी अपनी सोच होगी और अपना अपनी एक प्रक्रिया। लेकिन हाँ, अभी तक जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो कितने फैसले ले पा रहे थे, जबकि वो तो तपे हुए नेता थे, मंजे हुए नेता थे। उनके पास सांगठनिक अनुभव था, प्रशासनिक अनुभव था, और विद्यार्थी परिषद की राजनीति से उभर कर, आंदोलन से उभर कर वो आए हुए थे। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से वहां पर लेफ्ट का पूरा दबदबा होता था, वहां पर एबीवीपी का परचम जेपी नड्डा के नेतृत्व में पहली बार फहराया गया था। ये बात कम लोग को पता होगी। बिहार से भी उनका संबंध रहा था, पटना से उनका संबंध रहा, ठीक है। लेकिन क्या वो कितने फैसले ले पा रहे थे? अब नितिन नवीन क्या वाकई सिर्फ मतलब वहां पर मैस्कट होंगे, मुखौटे होंगे, या कठपुतली होंगे? नहीं, मुखौटा या कोई और शब्द नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूं, क्या वो टीम बनाकर अध्यक्ष की तरह व्यवहार कर पाएंगे क्या? अभी तक जिस तरीके से सवाल ये नहीं, अभी तक जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है हर्षवर्धन, जो उनकी तमाम भाव भंगिमाएं आ रही हैं, उसमें तो अभी वो खुद ही उस पद पर आगे भरोसा होता दिखाई पड़ता है। एडजस्ट कर रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। बिल्कुल। और देखिए अभी तो, और सचमुच बहुत बड़ी चीज है भाई, उनके जीवन में चमत्कार जैसा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कांग्रेस वाले मुद्दे पर बाद में आऊंगा। तो क्या अब ये जो मतलब उनकी जो कैबिनेट बनेगी और जो सरकार भी बनेगी, तो क्या सरकार में भी आप कुछ लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए कैबिनेट मंत्री? क्योंकि मैं तो इसको यूं देख रहा हूं, अगर अध्यक्ष 45 साल का बन गया, तय करके बना है, तो बड़ा सीधा सा मतलब हुआ, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली बार की थी। तो क्या अब कैबिनेट से भी बहुत लोगों की विदाई होगी? और क्या जिसको हम कहते हैं कि मार्गदर्शक मंडल बड़ा होने वाला है, एकदम स्पष्ट शब्दों में कहूं तो? अब देखिए, मार्गदर्शक मंडल के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल की जो परिभाषा तय की गई थी, उस परिभाषा में तो प्रधानमंत्री स्वयं आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी। तो अब अगर मार्गदर्शक मंडल की बात होगी, तो मुझे लगता नहीं कि वो नैतिक बल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास में बचा हुआ है हर्षवर्धन। ये देखा जाएगा कि कौन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर नई उम्र का अध्यक्ष लाया गया है, तो टीम अब नई दिखाई पड़नी चाहिए और कुछ तमाम पुराने चेहरों की विदाई होनी चाहिए। अब धीरे धीरे तीसरा कार्यकाल है, इसके साथ साथ में कुछ परतें भी खुलकर आ रही, कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तरीका यही है कि आप नई पौध को सामने लाएं। तो जो पुराने लोग बहुत प्रभावशाली और ताकतवर दिखाई पड़ रहे थे, तो जब वो नेपथ्य में जाएंगे तो वो खबरें भी दब जाएंगी और एक नई तरीके की सोच भी सामने आएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, या सिर्फ कुछ लोगों को अपनी सुविधा के हिसाब से जो मौजूदा ताकतवर नेतृत्व है वो बैठालना चाहता है? ये टीम के स्वरूप से तय होगा। और मैं फिर कह रहा हूं हर्षवर्धन, इसकी जो सबसे बड़ी कसौटी होगी, वो कसौटी होगी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री कौन होता है और उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री कौन होता है। मतलब दोनों आप बदलवाने की बात मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये यथास्थितिवाद है, वही चलता रहता है, तो फिर बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष जी और प्रदेश के संगठन मंत्री हैं धर्मपाल जी। हाँ, तो क्योंकि ये कह रहे हैं कि दोनों बदलने का, अब चूंकि आपने ये नाम ले ही लिया, तो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, 25 तो खत्म हो गया, अब तो बस 1 साल बचा है, क्योंकि मार्च में ही सरकार बनती है, तो 1 साल मानी है, वो 27 वाला छोड़ दीजिए, तो 26 पर बचा है। SIR को लेकर बड़ा चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई इतने नाम कट गए, 61,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी हो गए, तो अब तो सब उन्हीं के वोटर हैं, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं। और योगी आदित्यनाथ की सरकार तो पूरे जलवे जलाल के साथ चल रही है, लेकिन संगठन और सरकार वाला जो तालमेल है उसकी बातें होती रहती। अभी ब्राह्मण कुछ विधायकों ने बैठक कर दी PN पाठक के घर पे, अब कहा जा रहा है आगे भी कुछ बैठक होनी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। और उसमें ये आया कि पंकज चौधरी ने बहुत गुस्सा दिखाया है कि भाई ब्राह्मण विधायक इस तरह से न बैठे, चूंकि ये तो सच है ना कि जातिवादी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक होती है, हालांकि वो भी करने से बाज तो आते नहीं। देखिए, एक चीज समझिए हर्षवर्धन, पहली बात, मैं आपने जो ब्राह्मणों की बैठक कही, जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक, इन ब्राह्मण विधायकों की बैठक में इनमें कौन सा ऐसा ब्राह्मण नेता है जो ब्राह्मणों के बीच में जिसका चेहरा ये माना जा सके कि वो अपने मुद्दे पर, अपने चेहरे पर कुछ वोट ला सकता हो? उनकी ताकत एकमात्र है कि भारतीय जनता पार्टी में उनको टिकट मिला, इसलिए वो वहां पर विधायक है। ईमानदारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कम से कम कोई नेता नहीं। और मुझे तो ये गोलबंदी सिर्फ इसलिए लगती है कि 2027 में उनके टिकट ना कटे। और मुझे लगता है कि पंकज चौधरी ने
अब पंकज चौधरी ने जब ये लेटर जारी किया ना, तो मुझे गाली भी याद आ गए, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी। ये पंकज चौधरी वो हैं जिन्होंने कुर्मियों की बैठक की थी, कुर्मी विधायकों की बैठक की थी। ये पता है आपको कि नहीं पता है? ये आप लोग जान लीजिए, ये पंकज चौधरी कुर्मियों की बैठक कर चुके थे। अच्छा, इससे पहले कुटुंब में जो असली बैठक हुई थी, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ पर सबसे ज्यादा निशाना साधा जाता है, ठाकुर समाज की, कुटुंब शब्द वहां से आया था। वहां पर नोटिस जारी नहीं हुआ। लोध समाज की बैठक हुई, वहां पर नोटिस, वहां पर नोटिस जारी नहीं हुआ। अब पंकज चौधरी के सामने बैठक हुई तो पंकज चौधरी ने इसमें नोटिस जारी कर दिया। लेकिन बात वही भी, पंकज चौधरी ने फिर कुर्मी समाज की बैठक क्यों की थी? मैं कह रहा हूं कि ये एक नहीं, लेकिन इसको ऐसे न देखें भाई, पार्टी कह रही है जाति जाति चिल्लाओ तो ठीक है, लेकिन पार्टी के भीतर रह के आप अपने से जाति मत चिल्लाइए, ठीक है? जैसे कहा जाता है कि असंतोष है ब्राह्मणों में, हालांकि उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, इतने विधायक हैं, इतने सब कुछ है, तो ये भी सब कहा जाएगा। अभी तक तो आपका अध्यक्ष भी ब्राह्मण था, जेपी नड्डा। तो फिर ये असंतोष कहाँ से है? मतलब किस चीज का आपको ये असंतोष लग रहा है? क्या मतलब अपने काम धाम नहीं हो रहे हैं, सरकार में कोई स्थिति नहीं बन रही, उसका ये दिखता है? या मतलब कौन सी ऐसी चीज दिखती है? क्योंकि देखिए, पंकज चौधरी तो अब कितना समय अपनी टीम बनाने में लेंगे, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी को तो एक वो भी सिस्टम है खरमास वाला है। हालांकि जब अध्यक्ष बनी गया तो क्या खरमास, अपनी टीम तो कभी भी घोषित कर दें, क्योंकि उनको भी तो पूरे घर के बदलना है भाई। वहां भी तो ये भी तो देखना होगा ना कि संगठन में वो भी तो बदलाव करे। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है, देश तो चलिए मान लीजिए आगे है 29। नहीं, पर उत्तर प्रदेश और देश दोनों फिलहाल राजनीति में साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम बदलाव आपको जो है केंद्र में दिखाई पड़ेंगे और केंद्र के तमाम बदलाव आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेंगे। वो रेसिप्रोकल होगा, वहां से इधर से उधर, उधर से इधर जो है कुछ स्थानांतरण होने की तैयारी चल रही है, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो बात आपने कही जाति राजनीति की, जो आप बात कर रहे थे, देखिए, योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उसके पीछे जो एक सोच थी भारतीय जनता पार्टी की कि योगी भगवा पहनते, हिंदुत्व का एक ऐसा चेहरा है जिसमें जातियां टूट जाएंगी, और ये हुआ भी। हुआ भी। नहीं हुआ भी। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अमित शाह, देश भर में अपील बनी, और अमित शाह ने एक बात अभी कही थी, सम्राट चौधरी आए थे, मैं बार बार कहता हूं, हमारी आपकी चर्चा भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर एक नई जो है कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हो चुकी है। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ। इसमें मुझे लगता है कोई किसी को दो राय नहीं होने चाहिए, बहस ही नहीं। अच्छा, अब सवाल यह है हर्षवर्धन कि योगी आदित्यनाथ से वाकई क्या जो ब्राह्मण मतदाता नाराज है? मुझसे आप पूछेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, ब्राह्मण नेता नाराज है, ब्राह्मण नेता नाराज है, क्योंकि वो ब्राह्मण नेता, अच्छा, ब्राह्मण नेता क्या नाराज है? उसमें कुर्मी नेता भी नाराज है, लोध नेता भी नाराज है, वो नेता भी नाराज है। अच्छा, उसके बाद जब योगी जी के साथ में मीटिंग हो जाती है, बैठक हो जाती है, तो वो खुश भी हो जाते हैं। समस्या योगी आदित्यनाथ के सामने कहां पर आ रही है, और जहां पर जो लैक है, दरअसल कई बार क्या होता है कि आपके जो तमाम कुछ सलाहकार होते हैं, कुछ आपके जो चेहरे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज इस तरीके से रूपांतरित करने लगते हैं कि देखिए, ये एक समाज विशेष की सुनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ को ये बात समझ में आती है कि जब धनंजय सिंह और अभय सिंह एक दूसरे को चुनौती देते दिखाई पड़ते हैं, तो दो ठाकुर बाहुबली एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, तो वहां पर क्यों नहीं शासन का दखल होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए? कुछ आपके जो विशेष अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की जाति भी सजाती आपके हो जाते हैं। और ये सजाती जब मैं आपसे कहता हूं, तो चूंकि खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई भगवान भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और वो भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, तो वहां से वो चीजें लेकर अखिलेश यादव साथ लेकर आते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जब मैं लोगों से वहां बात करता हूं, आम आदमी से बात करता हूं, तो जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का जो उनकी सोच का व्यक्ति है, उसको योगी आदित्यनाथ से मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। नेताओं के भीतर कुलबुलाहट है, और उन नेताओं के भीतर कुलबुलाहट में मैं फिर कहूंगा, ब्राह्मण समाज की अगर मैं बात करूं तो बिना किसी ऑफेंस मत लीजिए, कोई ऐसा नेता मुझे दिखाई नहीं पड़ता है जो ब्राह्मणों की वकालत करता हुआ दिखाई पड़े या चेहरा दिखाई पड़े। ये तो इसमें तो कोई संदेह नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर है। नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े मास अपील वाले नेता योगी आदित्यनाथ हैं, इस सब पर तो कोई बहस नहीं। 27 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस तरह से भी होगा कि मतलब ये जो कहा जाता है ना, कई लोग, जैसे किसी ने कहा कि ब्राह्मण भाजपा का मुसलमान है, कुछ भी हो जाए छोड़ के नहीं जाएगा। 27 का चुनाव उस लिहाज से आपको जातियों, क्योंकि देखिए, जो मैं ये नहीं कहता हूं कोई जाति चली गई, लेकिन उस असंतुलन ने बहुत नुकसान किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश में सीटें 65-70 होती तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत होता। अगर भाजपा को, नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उसकी एकमात्र वजह उत्तर प्रदेश है, जहां मात्र 33 सीटें रह गई।
27 आपको कैसे दिखता है? देखिए 27 जटिल तो है, कठिन तो है। आपने बहुत सही शब्द कहा, मैं अक्सर सुन रहा हूं, क्योंकि कैसे ब्राह्मण भाजपा का मुसलमान है, क्योंकि देखिए यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के मूल आधार हैं, माई कहते हैं। अब यादवों में भी टिकट अखिलेश यादव ने सिर्फ परिवार के लोगों को दिया, अपने वाकई कुटुंब जिनके साथ रक्त संबंध थे उन्हीं को दिया। और यादव से कहा कि भाई आप हमको वोट दो, सरकार अपनी चाहिए। उनको किसी गैर यादव मतलब गैर परिवार वाले यादव को टिकट नहीं मिला है। मुसलमानों के टिकट कम कर दिए गए। ठीक वही स्थित भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि अगर आप देखेंगे सबके निशाने पर अगर कोई जाति है खास तौर पे, तो वो है ब्राह्मण, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से हो। तो कह रहे हैं कि सारे ब्राह्मण इधर चले आए। हाँ नहीं, अब वो आ जाएंगे, मतलब उनको मौका दिखाई पड़ा, क्योंकि हुआ क्या कि विधानसभा में डिबेट चल रही थी, जो जैसे बोल रहा था, लेकिन तब तक उनके पास पर्ची चली गई विधानसभा में सारे लोगों के पास में, और उनके सुर अचानक बदल गए सपा वालों के, और कहा कि भाई देखिए ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ हम कर सकते हैं, आप आइए। अब ये राजनीतिक अवसरवादिता है, और राजनीतिक दल तो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ना, हर्षवर्धन। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया क्या? निश्चित तौर पर वो करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इतने पिछड़ों को दिया, इतने उनको दिया। लेकिन अब यहां पर देखिए एक चीज साफ साफ समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो जातीय जो केमिस्ट्री बैठाने की कोशिश की जा रही थी, और बहुत ज्यादा जो जाति जाति का शोर मचाया गया भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स अब नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर और जो उनका अपना चेहरा, और नरेंद्र मोदी का चेहरा, क्या वाकई इससे हटकर किसी अलग तरीके से जो अभी तक का भाजपा का मतदाता रहा वो देखने को तैयार है? तो लोकसभा चुनाव में उसका थोड़ा असर दिखाई पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में असर दिखाई पड़ा सबसे ज्यादा कुर्मी वोट आपसे भाग के गया था, राजपूत वोट भाग के गया था, ब्राह्मण तब भी नहीं भागा था। तो ब्राह्मण तो मैंने कहा ना कि भाजपा का मुसलमान है, तो शायद मुझे ब्राह्मणों से इतनी दिक्कत भाजपा को दिखाई पड़ नहीं रही है। असली दिक्कत यह है कि ये मैसेज अगर आगे तक चला जाता है और तमाम लोग इधर उधर जाते हैं, तो फिर समस्या हो जाएगी। क्या जिस तरीके से कुर्मियों ने ये देखा कि अपना कौन सा प्रत्याशी है, तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज नेता को भी हरा दिया, पल्लवी पटेल को जिता दिया। आप सोचिए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में आप आइए तो आप देख लीजिए कैसे पूरा का पूरा इलाका साफ करवा दिया, और विधानसभा में भी यही हाल हुआ था। तो इस चीज को देखने समझने की जरूरत है। तो ये जिम्मेदारी तो योगी आदित्यनाथ की बनती है कि वो इस चीज को कैसे टैकल करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी योगी आदित्यनाथ के अलावा, देखिए भाजपा में कहते हैं विकल्प नहीं दिखता है, ठीक बात है, क्योंकि नहीं दिखता है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि राजनीति में विकल्पहीनता नहीं थी, लेकिन सचमुच योगी आदित्यनाथ का विकल्प कौन हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं। और अगर आपका नेता कोई दाग नहीं है ना, दाग नहीं है, ईमानदार माने जाते हैं, और हिंदुत्व के लेकर उनके ऊपर कोई प्रश्न उठा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, देश की सूरत बदल दी कानून व्यवस्था के मामले में, तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अब चूंकि सवाल तो खड़ा होगा ना भाई, अगर पंकज चौधरी को बना दिया गया तो लोग लाख कहें, लेकिन लोग तो कहेंगे ना कि योगी जी को चेक करने के लिए किया गया है। अब अगर चेकमेट ही चलता रहेगा तो भाजपा कैसे करेगी? लेकिन फिर अब यही मैं फिर यहीं पर बोले दे रहा हूं, दिल्ली वाले तो चेक किए नहीं पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मठ में रहे, योगी आदित्यनाथ प्रणाम लेते हैं, प्रणाम देते नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं। अच्छा चलिए, तो इससे आगे चलते हैं। आपने कह ही दिया, पटाक्षेप कर दिया, तो ये क्या अनचेक्ड हो गई है बीजेपी? उसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पा रही, जो दिग्विजय सिंह ने कहा। और क्या कांग्रेस अगर इस हाल में रहेगी तो क्या समाप्त होने की ओर बढ़ रही? क्या विपक्ष नया उभरेगा, या विपक्ष अब खत्म हो रहा है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? और अगर वो मिलेगा तो वो कैसे जाएगी राजनीति? देखिए एक चीज तो साफ साफ समझ में आ रही कि अब कांग्रेस के अंदर जितने नेता थे, क्या युवा क्या बुजुर्ग, खासतौर से जिनको लगता है कि अब उनकी पारी समाप्ति की ओर है, वो बेचैन होने लग गए। राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल है। जो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सबसे ज्यादा बात करते दिखाई पड़ते थे, राहुल गांधी के बैरम खान कहे जाते थे, उन दिग्विजय सिंह की तरफ से इस तरीके की टिप्पणी आना, कमेंट आना, ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अब हताशा जो है उभर कर आ रही है। और मुझे लगता है कि जो हाल में ही पार्लियामेंट सेशन हुआ था, हालांकि उसमें आप ज्यादा मुखर थे उस मामले में, आप प्रियंका गांधी के समर्थन में खड़े हुए थे। समर्थन मतलब आपको लगता था मेरा ही मानना है भाई कुछ चेंज होगा, तो कई बार वो कहा जाता ना अंग्रेजी का फ्रेज, और उनकी तुलना में बेहतर, मतलब उनकी तुलना में बेहतर दिखा। राहुल की तरह अकड़ी हुई, जिद्दी, एकदम हर वक्त खींची हुई तो नहीं दिखती ना। प्रियंका एक थोड़ी सहज सरल
थोड़ा सा वो लगता है कि चलो ठीक है कम्युनिकेट कर रही है, ज्यादा लोगों से विट जुड़ दिखा रही है, जाता है विट कि दिखता है, विट दिखता ह्यूमर है। दिखता है, सब कुछ है। तो ये एक मसला तो है। तो ये है, लेकिन हर्षवर्धन मुझे ऐसा लगता है कि ये अब कांग्रेस के लिए वाकई मतलब बहुत अजीब सी स्थिति है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक ताकत है और जो तमाम जो उनका जो नेतृत्व जो चमत्कारिक है, इन सबसे ज्यादा बड़ी उसके पूंजी जो है वो राहुल कांग्रेस है। अब ये कांग्रेस के अंदर जो बेचैनी दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है ये बात उनके यहां भी लोगों को समझ में आ रही है। नहीं, अगर नहीं समझेंगे तो अमित शाह जो रणनीति बनाकर चल रहे हैं 20 साल 30 साल की राजनीति वाली, तो उसमें से तो सचमुच अमित शाह की रणनीति के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि फिर ये कांग्रेस लड़ पाएगी और इस तरह से लड़ पाएगी। क्योंकि देखिए अमित शाह जिस तरह के संगठन करता है, जिस तरह की रणनीति बनाते हैं, और साम दाम दंड भेद वाले हैं, जैसे मानोगे वैसे मनवाएंगे वाले हैं। तो मुझे लगता है कि फिर उसमें तो देश की राजनीति फिर एकांगी एक पक्षी होती जाती दिख रही है। और ये काम जो है कांग्रेस की जो मौजूदा जो नेतागिरी है वो उसको और आसान करती दिखाई और पड़ रही है। आसान करते दिखाई दे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सब तो रणनीति बनाना तो अपनी जगह है, लेकिन जब पीडीए की रणनीति बनाई और अच्छा कॉम्बिनेशन बना उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा ना। अरे 37 लोकसभा सीटें, सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी भाई बनी। उत्तर प्रदेश में अगर अच्छा जीती होती भाजपा तो नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार होती। निश्चित तौर तो पर ये तो एक है। तो वही बात है कि कुल मिलाकर ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस क्या वाकई अपने आप को, और मैंने फिर कहा जैसे ब्राह्मणों में नाराजगी की आप बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण सपा या बसपा की तरफ जाए ना जाए, लेकिन अगर कांग्रेस उस तरफ थोड़ा सा भी असर करती दिखाई पड़े तो उसकी तरफ जाना मुश्किल नहीं तो है। मुझे लगता है कि अभी बहुत दूर नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के रहते तो बिल्कुल संभव नहीं। राहुल गांधी इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके घूमेंगी और बांग्लादेश पे चुप्पी रखेंगी, तो ऐसी स्थिति में नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि क्या प्रत्याशी दर प्रत्याशी अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी मैटर किए हैं, ये दिखाई पड़ा है। बिल्कुल है ना, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ की जो अपनी छवि रही होगी, लेकिन यूपी में कम से कम हमने ये देखा कि खराब प्रत्याशी जहां पर रहे हैं, पर कानपुर जैसी सीट भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई हो, लेकिन वहां पर भी उसको नाको चने चबाने पड़ गए। और तो और जाने दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर अंतर कितना कम हो गया। तो ये जो चारों तरफ चीजें हो रही, और मैंने फिर इसीलिए कहा था कि अब आखिरी में यूपी में ही लाकर विराम देते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर ही मैं चीजें खत्म। अच्छा चलिए एक बताइए, अब 29 तो दूर है, वो तो मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। 27 के पहले अब आपको कोई मंत्रिमंडल विस्तार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? साल ही भर बचा है, साल भर के कितने मंत्री बदलेंगे? नहीं, जनवरी में हो जाएगा। जनवरी में हो जाएगा। केंद्र में भी होगा, प्रदेश में भी होगा। 15 जनवरी के बाद दोनों जगह हो जाएगा। केंद्र में भी होगा, प्रदेश में भी होगा। तमाम मंत्री जो है संगठन में लाए जाएंगे और तमाम जो है संगठन से लोग वहां पर जाएंगे। ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आपको नई टीम बनानी है, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो युवा मोर्चा और जो तमाम जो चीजें हैं, इन सब में आपको बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये तो बिल्कुल अवश्यंभावी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन मूल रूप से है कि कांग्रेस का नेतृत्व ठीक हो, कांग्रेस ठीक रहे, विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए, और वो चिंता बड़ी दिख रही है, वो सामान्य चिंता नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ, सरकार कोई भी चले, कितनी भी अच्छी चले, लेकिन सरकार में विसंगतियां, सरकार में बुराइयां वो आ ही जाती हैं। और एक तरह से कहें कि वो उनका जो मिजाज होता है वो सत्ता के लिहाज से चलने लगता है। विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, भले दिग्विजय सिंह उसके खुद एक तरह से वो उसमें शामिल हैं, वो उनकी भूमिका है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर से कोई नया नेतृत्व निकलेगा? जो भारतीय जनता पार्टी भले ही कई जगह पर वो भी अंतर विरोधों से जूझ रही है, असहमतियों से जूझ रही है, लेकिन इन सब वजह से बड़ी आसानी से आगे निकल जाती है। क्या उसको चेक करने के लिए, जिसको कहते हैं ना चेकमेट करने के लिए, कोई ऐसा कांग्रेस फार्मूला निकाल पाएगा, या कांग्रेस पूरी तरह से विसर्जित होगी और उसके बाद नया नेतृत्व विपक्ष निकलेगा? ये मुझे लगता है कि राजनीति का, भारत की राजनीति का सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, दिग्गी राजा बोल रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो है डोल रहे हैं। दिग्गी राजा बोलना महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ चर्निंग तो दोनों तरफ ही दिखाई पड़नी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।